नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आदिकाल के प्रश्न उत्तर पर। एक वीडियो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल पर जाके उन प्रश्नों को देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे को आज हम करेंगे 34 क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? तो जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? ये हैं पुष्पदंत। इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी सही है। जसहर चरित्र पुष्पदंत की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया है, स्वयंभू ने पौमचरियु की रचना की। धनपाल ने भविष्यत कहा कि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की है। अगला प्रश्न देखेंगे। दब्ब साहब पयास नामक ग्रंथ अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दब्ब साहब पयास किसकी रचना है जो अपभ्रंश में लिखा गया है? आसगु की, शालिभद्र सूरि की, देवसेन की या जिन धर्म सूरि की? तो यह रचना किसकी है? यह रचना है देवसेन की। दब्ब साहब पयास जो रचना है यह किसकी है? देवसेन की रचना है। आसगु ने चंदनवाला रास लिखा है। शालिभद्र सूरि ने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। जिन धर्म सूरि ने स्थूलभद्र रास लिखा है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो इसकी विधा बतानी है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य? तो यह है खंड काव्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है और यह खंड काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जैसे कालिदास ने मेघदूत रचना की थी, तो हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? संदेश रासक को। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार संत हैं, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? तो उनकी संख्या मानी जाती है 20, 12, 10, 18, 8। तो कितनी मानी जाती है? उनकी संख्या मानी जाती है 12। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध है, यह किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? तो कैमास वध किस ग्रंथ की घटना है? यह है पृथ्वीराज रासो की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में रामचरित लिखा गया है, वह रचना कौन सी है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियु, महापुराण? तो कौन सी है? रामायण नहीं हो सकती, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। रामचंद्रिका भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रज भाषा में केशवदास द्वारा लिखी गई है। तो महापुराण यह नहीं है, क्योंकि यह राम के चरित्र पर आधारित नहीं है। तो इस तरह से भी हम पहले ये निकाल सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो इस हिसाब से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी, पौमचरियु। पौमचरियु अपभ्रंश में लिखित रामचरित की रचना है। रामचरित पर लिखा गया अपभ्रंश भाषा का काव्य है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहण हत दे चलिक गर्जन नृपकाज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत दिया गया है? क्या संकेत दिया है कि पुस्तक को जलहण के हाथ में देकर राजा नृप मतलब राजा का काम करने के लिए चल दिए? तो किस रचना के लिए कहा गया है? पृथ्वीराज चरित, पद्मावती, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो? तो किसके लिए कहा गया है? पृथ्वीराज रासो के लिए। इसके रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। उन्होंने अपनी पुस्तक को अपने पुत्र जलहण को दे दिया। उनका पुत्र था जलहण, उसको दिया और अपने राजा का कार्य करने के लिए वो चल दिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो लिखा गया ग्रंथ, इसकी भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधी? तो इसकी भाषा है डिंगल।
ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डिंगल भाषा में लिखा गया पृथ्वीराज रासो और इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? राउलवेल, हमीर रासो, विसल देव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास। तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है विसल देव रासो। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विसल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना मानी। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? यह नलपति नाल की रचना है। अगला प्रश्न है, पंडियो सल सत बखायण देहहि बुद्ध बसंत न जायण, यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की, मुंज की, पुष्य की या सरहप्पाद की? तो यह किसकी है? यह है डी सरहप्पाद की। यह पंक्ति सरहप्पाद की है। अगला प्रश्न है, आल्हा ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? आल्हा और ऊदल दो वीर सरदार थे, इनकी वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? खुमान रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो किस में किया गया है इनका वर्णन? यह किया गया है परमाल रासो में। इसीलिए परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है और उसके रचयिता जगनीक हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें उन्होंने पहला कवि किसे माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहप्पा को या स्वयंभू को? तो रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? अर्थात नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? तो किसे माना जाता है? गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता या प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका कथन है? यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखेंगे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही डॉट के इन पदों को भी। यह किसके पदों की तुलना आचार्य राम शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? यहाँ पर किसके पदों की तुलना शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? विद्यापति के, सूरदास के, तुलसीदास के या कबीरदास के? तो शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? यह विद्यापति के पदों की तुलना गीत गोविंद से की है। अगला प्रश्न है, देसिल वैना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो प्रश्न में ही हमारा उत्तर दिखाई दे रहा है, देसिल वैना अर्थात देसी भाषा के लिए यह कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देसिल वैना सब जन मिठा ये कहा है देसी भाषा के लिए, और यह किसने कहा है? विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर
मुख पर डाले केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की, विद्यापति की, बिहारी की या अमीर खुसरो की? तो यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसने खड़ी बोली में रचना की है? तो ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में रचना की है। अभी उनकी एक पंक्ति हमने देखी, गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, तो कुछ ये खड़ी बोली से संबंधित लग रही है, इसलिए अमीर खुसरो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल्ह, चंद्रवरदाई। तो आगे हमने देख लिया थोड़ी देर पहले कि इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की, पृथ्वीराज रासो की, और उसे पूरा किया उनके पुत्र जलहर ने। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह के, कीर्ति सिंह के, जय सिंह के, माधो सिंह के? तो विद्यापति थे कीर्ति सिंह के। कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? सरहपाद, चरपरीनाथ, मच्छेंद्रनाथ, कन्हैया? तो कौन है? यह है सरहपाद, ऑप्शन ए। ये सिद्धों एवं नाथों में उभय निष्ठ हैं कौन? सरहप्पा जी। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आल्हा खंड के नाम से कौन सी रचना है? खुमार रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो? कौन सी है? परमाल रासो। इसमें आल्हा और उदल जो दो वीर सरदार थे उनका वर्णन किया गया है, इसलिए इसे आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जिए और 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की, मलुक दास की, जगनिक की, नागरी दास की? तो यह पंक्ति है ऑप्शन सी, जगनिक की। जगनिक ने अपनी रचना परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड कहा जाता है, उसमें यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो हमने अपने पहले वीडियो में भी यह प्रश्न देखा था कि मैथिल कोकिल किस कवि को और किस रचना के आधार पर कहा गया है? तो ऑप्शन है विद्यापति, अब्दुल रहमान, गोरखनाथ, सबरप्पा? तो यह कहा गया है विद्यापति को, उनकी पदावली रचना के लिए उनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दी है। तो हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इन प्रश्नों से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।